हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस एडुटेक प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज की सेशन से हम लोग 10 मिनट्स का डे सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं फॉर आवर रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। अब हम लोग जो है वो इस सीरीज के अंदर सबसे पहले मॉड्यूल बी से जो है वो अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। व्हाई? बिकॉज मॉड्यूल बी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल विद रिस्पेक्ट टू योर आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट। आज के इस सेशन में हम लोग मॉड्यूल बी जो कि चैप्टर नंबर 5 से स्टार्ट होता है, चैप्टर नंबर 5 में कस्टमर रिक्वायरमेंट्स के पार्ट नंबर 1 को हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। हम लोग इंट्रोडक्शन से अपनी इस डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। अब देखिए, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कि कितनी तरह के हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो रिटेल बैंकिंग के अंदर पाए जाते हैं। अब देखिए, रिटेल बैंकिंग के अंदर अगर प्रोडक्ट्स की कैटेगराइजेशन की जाए तो हम लोग तीन कैटेगरीज के अंदर जो है प्रोडक्ट्स को डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स, अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब रिटेल एसेट प्रोडक्ट का पार्ट बनेंगे लोन्स एंड एडवांसेस। लोन्स अलग अलग तरह के हो सकते हैं, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, होम लोन और एजुकेशन लोन। इसी तरह से जो क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स हैं, दोज विल आल्सो बी द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स। अब व्हाई दीज विल बी द पार्ट ऑफ रिटेल एसेट प्रोडक्ट? बिकॉज हम लोग जानते हैं कि एक बैंक के द्वारा जब भी लोन ऑफर किया जाता है टू द कस्टमर, सो कस्टमर जब भी उस लोन की रीपेमेंट करेगा तो सर्टेन फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट भी जो है वो कस्टमर के द्वारा बैंक को पे किया जाता है। इट मीन्स देयर इज inflow of income for the bank. That is why these are the part of retail asset products. Next is retail liability products. अब retail liability products के अंदर पार्ट बनेंगे कासा एंड एफडी और आरडी। कासा क्या है? करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट। एफडी एंड आरडी क्या है? फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट। अब वाई दीज करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट या फिर एफडी और आरडी जो है ये हमारे रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट का पार्ट बनेंगे? बिकॉज जब भी एक कस्टमर के द्वारा सेविंग्स अकाउंट को ओपन अप किया जाता है तो सेविंग्स अकाउंट हो चाहे एफडी हो चाहे आरडी हो, तीनों के ही केसेस में हम लोग देखते हैं कि भाई कस्टमर के द्वारा जो है जब भी इन सेविंग्स अकाउंट एफडी या फिर आरडी को ओपन अप किया जाएगा तो कस्टमर को एक इंटरेस्ट की फॉर्म में जो है वो इनकम अर्न होती है फ्रॉम द बैंक। इट मींस देयर इज आउटफ्लो ऑफ इनकम फ्रॉम द बैंक। सो दैट इज व्हाई ये जो हमारे करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एफडी और आरडी हैं ये हमारा रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट्स का पार्ट बन जाते हैं। थर्ड कैटेगराइजेशन जो हमारी होती है इस टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर, दैट इज अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को हम लोग पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पैरा बैंकिंग प्रोडक्ट्स या फिर अदर बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बोल देते हैं। इनके थ्रू बैंक को जो है वो एक फी बेस्ड इनकम अर्न की जाती है बैंक के द्वारा। अब क्या क्या पार्ट बनेंगे अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज का? अलग अलग तरह के कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड, बैंकिंग सर्विसेज अलग अलग चैनल के थ्रू जो प्रोवाइड की जाती हैं जैसे टेलीफोन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग। अपार्ट फ्रॉम दिस थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स जिसका पार्ट बनेंगे लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज अलॉन्ग विद द म्यूचुअल फंड्स। नेक्स्ट इज रिटेल सेल ऑफ गोल्ड कॉइन्स और गोल्ड बॉन्ड। तो अदर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को अगर हम लोग देखें तो ये वो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बन जाते हैं जिनके थ्रू बैंक को जो है वो एक फी बेस्ड इनकम जो है वो अर्न होती है। सो दिस इज द ब्रॉडर कैटेगराइजेशन ऑफ वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स इन रिटेल बैंकिंग। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं फीचर्स ऑफ रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। सो गाइस देखिए, फीचर्स में सबसे पहले दैट वॉल्यूम ड्रिवन हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स आर देयर, मास नंबर ऑफ कस्टमर्स आर बीइंग सर्व्ड विद द हेल्प ऑफ रिटेल बैंकिंग। सो जो प्रोडक्ट्स रिटेल बैंकिंग का पार्ट बनते हैं दोज आर आल्सो द वॉल्यूम ड्रिवन प्रोडक्ट्स गाइस। नेक्स्ट इज प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी। अब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में हम लोगों ने देखा, कौन से प्रोडक्ट को अवेल करने के लिए कौन सा जो कस्टमर है वो एलिजिबल है, उसके लिए एक प्री रिक्विजिट क्राइटेरिया हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट फीचर इज डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट कस्टमर्स। अब ये जो हमारे रिटेल बैंकिंग के कस्टमर्स रहते हैं दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट बैंकिंग कस्टमर्स, बिकॉज हम लोगों ने देखा कि रिटेल बैंकिंग के जो कस्टमर्स हैं दोज आर वॉल्यूम ड्रिवन कस्टमर्स, जबकि जो कॉर्पोरेट कस्टमर्स रहते हैं दोज आर लिमिटेड इन नंबर। ठीक है, मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो हमारा फीचर बन जाता है दैट इज स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट हम लोगों को देखने को मिलती है विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स। स्कोर कार्ड बेस्ड असेसमेंट का मतलब क्या है कि एक स्कोर कार्ड प्रिपेयर किया जाता है बेस्ड ऑन सर्टेन पैरामीटर्स, जिसके जिसके अकॉर्डिंग फिर जो कस्टमर है उसकी असेसमेंट की जाएगी कि कौन सा कस्टमर कौन से प्रोडक्ट के लिए जो है वो एलिजिबल हो रहा है। नेक्स्ट इज अगर हम लोग टारगेट कस्टमर्स की बात करें, सो इंडिविजुअल्स, ज्वाइंट बोरोवर्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, ट्रस्ट एसोसिएशंस एंड एम्प्लॉइज। सो ये सारे हमारे क्या बनते हैं?
पार्ट बनते हैं ऑफ द टारगेट कस्टमर ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग। सो ये हम लोगों ने फीचर्स के बारे में बात की। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अप्रूवल प्रोसेस ऑफ रिटेल लोन क्या रहता है, कि रिटेल बैंकिंग के अंदर जब भी लोन को अप्रूव किया जाता है तो उसका क्या कुछ प्रोसेस हम लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे पहले इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है रिगार्डिंग द कस्टमर, जिस भी कस्टमर ने लोन के लिए अप्लाई किया उसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया जाएगा। After that, verification of KYC. KYC क्या है? Know your customer. So based on the anti-money laundering and know your customer guidelines. So जो information हम लोगों ने collect की उसको verify किया जाएगा as per KYC norms. Moving ahead, next step will be scoring model will be prepared. So based on the standardized template, हम लोग जो है वो एक scoring model prepare कर लेंगे. After that, जो customer है उसकी minimum eligibility criteria को हम लोग जो है वो map करेंगे with this scoring model. After that, the final step will be due diligence. ड्यू डिलीजेंस के बाद जो है वो लोन का फाइनली अप्रूवल कर दिया जाता है। अब ये ड्यू डिलीजेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग समझ लेते हैं। सो देखिएगा, ड्यू डिलीजेंस का मतलब क्या है? इट मींस प्रॉपर वेरिफिकेशन ऑफ द एप्लीकेशन डिटेल, मतलब जो भी एप्लीकेंट जिस भी बोरोवर के द्वारा लोन के लिए अप्लाई किया गया है उस बोरोवर की जो डिटेल्स हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाएगी इन दिस ड्यू डिलीजेंस स्टेप गाइस। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इंडिविजुअल है जो कि व्हीकल लोन ले रहा है तो उस केस में जो ड्यू डिलीजेंस रहेगी या फिर जो वेरिफिकेशन की जाएगी वो कैसे की जाएगी? इनवॉइस के थ्रू, जो कि ऑथराइज डीलर से जो है वो ली जाएगी। नेक्स्ट इज एजुकेशन लोन के केस में जो एडमिशन और फी डिटेल्स हैं दोज विल बी बिकम द पार्ट ऑफ दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस। नेक्स्ट इज हाउसिंग लोन के केस में अगर देखा जाए सो मार्केट स्टैंडर्ड्स फॉलो किए जा रहे हैं डेवलपर के द्वारा या फिर नहीं किए जा रहे हैं। प्रॉम्प्ट डिलीवरी जो है वो हाउस की हो रही है हमारे बोरोवर को या कस्टमर को या फिर नहीं हो रही है, इसको वेरीफाई किया जाएगा। अलॉन्ग विद दिस, क्या जो हमारा डेवलपर है वो उसने रजिस्ट्रेशन करवा रखी है रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी या फिर स्टेट लॉज के अंदर। सो इन सारी डिटेल्स को जो है वो वेरीफाई किया जाएगा अंडर दिस ड्यू डिलीजेंस गाइस। सो अलग अलग तरह के लोन्स प्रोडक्ट्स के केस में जो ड्यू डिलीजेंस का प्रोसेस रहेगा वो भी वेरी कर रहा है। मूविंग अहेड, अब देखिए अगर हम लोगों ने ड्यू डिलीजेंस करनी है तो वेरिफिकेशन प्रोसेस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो इन्वॉल्व रहेंगे? केवाईसी, पैन, पैन क्या है? परमानेंट अकाउंट नंबर, इनकम चेक की जाएगी कस्टमर की, क्रेडिट रिपोर्ट को वेरीफाई किया जाएगा, फोन नंबर विल बी वेरीफाइड, इमूवेबल प्रॉपर्टी विल बी वेरीफाइड। अलॉन्ग विद दिस टाइटल इन्वेस्टिगेशन। अब ये टाइटल इन्वेस्टिगेशन सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स, इसका मतलब क्या है कि जैसे मान लो कोई भी जब भी लोन लिया जाता है कस्टमर के द्वारा तो कुछ ना कुछ एज ए सिक्योरिटी जो है वो कस्टमर के द्वारा डिपॉजिट किया जाता है बैंक के पास। तो अब अगर मान लो कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट की गई है बाय द इंडिविजुअल कस्टमर विद द बैंक, सो उस इंडिविजुअल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी रहेगी उस इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो टाइटल है उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। मतलब कि क्या जो सिक्योरिटी एक इंडिविजुअल कस्टमर ने एज ए सिक्योरिटी जिस इमूवेबल प्रॉपर्टी को बैंक के पास रखा हुआ है क्या वो एक्चुअली में उसके नाम पे है या फिर नहीं है, इसको वेरीफाई किया जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग जो है वो इसी के अंदर देखते हैं कई बार कि हाउसिंग लोन के केस में हाउसिंग सोसाइटी जहां पे घर बनाया जा रहा है डेवलपर के द्वारा उस सोसाइटी को भी बैंक के जो पर्सनल्स हैं उनके द्वारा विजिट किया जाता है। सो दीज आर द मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स विच आर इन्वॉल्व इन द वेरिफिकेशन प्रोसेस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वांटम ऑफ लोन के बारे में गाइस। तो देखिए क्वांटम ऑफ लोन क्या है? क्वांटम ऑफ लोन का मतलब है कि कितना अमाउंट ऑफ लोन जो है वो मैक्सिमम दिया जा सकता है टू द कस्टमर। सो इट विल डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट एंड इनकम ऑफ द इंडिविजुअल कस्टमर, किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो अवेल कर रहा है और कितनी उस इंडिविजुअल की इनकम है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग पर्सनल लोन की बात करें सो 12 टाइम्स द मंथली इनकम ऑफ द इंडिविजुअल कैन बी गिवन टू द इंडिविजुअल कस्टमर। मतलब अगर एक इंडिविजुअल कस्टमर की जो मंथली इनकम है उसका 12 गुना जो है वो लोन, पर्सनल लोन दिया जा सकता है एक इंडिविजुअल कस्टमर को। व्हीकल लोन के केस में एक इंडिविजुअल के एनुअल इनकम की 4 टाइम्स जो है वो मैक्सिमम लोन दिया जा सकता है फॉर द व्हीकल लोन। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि पर्सनल लोन के केस में मंथली इनकम का 12 टाइम्स है और व्हीकल लोन के केस में 4 टाइम्स द एनुअल इनकम है। यहाँ पे मंथली इनकम नहीं है अभी, हियर इज द एनुअल इनकम। नेक्स्ट इज हाउसिंग लोन की अगर हम लोग बात करें सो 48 to 60 टाइम्स द मंथली इनकम कैन बी ग्रांटेड टू द इंडिविजुअल बोरोवर। ठीक है, सो दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन, दैट इज उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? क्वांटम ऑफ लोन भी बोल दे रहे हैं। अब यहीं पे हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। सो सबसे पहले मार्जिन। मार्जिन को अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें सो मार्जिन का मतलब क्या है? डाउन पेमेंट। हम लोग बहुत ही जनरल टर्म में इस डाउन पेमेंट को जो है वो यूज करते हैं। सो जो मार्जिन रहेगा दैट विल वेरी बिटवीन 15 to 30% बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट और टाइप ऑफ लोन। जिस
अलग अलग तरह के लोन हम लोगों ने देखे, पर्सनल लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, एजुकेशन लोन। सो लगभग 15 से 30% के बीच में जो है वो डाउन पेमेंट की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ एसेट, की कितनी वैल्यू है उस एसेट की, और फिर किस तरह का लोन जो है वो या फिर लिया जा रहा है कस्टमर के द्वारा। नेक्स्ट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सो देखिए गाइस, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है इट इज जनरली ऑन द रिड्यूसिंग बेस इन परसेंटेज पर एनम। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अप्लाई किया जाता है इन लोन्स के ऊपर, वो जो है वो रिड्यूसिंग प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो अप्लाई किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 1000 रुपीज का जो है वो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा बन रहा है, ठीक है, और इसकी अगर रीपेमेंट की जानी है, तो अगर रीपेमेंट कर दी 100 रुपीज की रीपेमेंट कर दी, 900 रुपीज हमारा प्रिंसिपल अमाउंट रह गया, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा वो इस रिड्यूसिंग प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर जो है वो चार्ज किया जाएगा, ना कि इस होल प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर। जो जैसे जैसे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कम होता चलेगा उसी के ऊपर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को चार्ज किया जाएगा। सो दिस इज मार्जिन एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं रीपेमेंट पीरियड के बारे में। सो देखिए गाइस, जब भी लोन लिया जाता है कस्टमर्स के द्वारा तो उसको रीपे करना रहता है एक पर्टिकुलर स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम के अंदर। सो अब ये जो रीपेमेंट पीरियड रहेगा इट विल डिपेंड अपॉन द पर्पस ऑफ लोन। फॉर एग्जांपल, अगर पर्सनल लोन लिया गया है तो वहां पे जो रीपेमेंट पीरियड रहता है वो 3 से 5 साल का रहता है। व्हीकल लोन के केस में 5 to 7 years इज द रीपेमेंट पीरियड, एंड हाउसिंग लोन के केस में 5 to 30 years इज द रीपेमेंट पीरियड। मूविंग अहेड, अब हम लोग एक और इंपॉर्टेंट टर्म के बारे में समझ लेते हैं, दैट इज FOIR। FOIR का मतलब क्या है? फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। अब इसको हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करते हैं? फॉर दोज बोरोअर्स हु बिलोंग्स टू द सैलरीड क्लास इंडिविजुअल्स। और इसको क्यों कैलकुलेट किया जाता है, या फिर इसको हम लोगों को इसकी FOIR फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो की जरूरत पड़ती क्यों है? सो दैट हम लोग इंश्योर कर पाए कि हर एक इंडिविजुअल के द्वारा अपनी जो भी ऑब्लिगेशंस है उनको फुलफिल करने के बाद एक मिनिमम नेट टेक होम सैलरी जो है इंडिविजुअल बोरोअर अपने साथ ले जाए, सो दैट जो इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं वो एक्सेसिव बोरोइंग ना कर बैठे। इसीलिए हम लोग जो है वो FOIR को कैलकुलेट करते हैं। नाम से भी समझ आ रहा है, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो। एक इंडिविजुअल की इनकम कितनी है और उसकी ऑब्लिगेशंस कितनी है। ऑब्लिगेशंस मतलब उसने कोई EMI की पेमेंट करनी है या फिर उसने कोई क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है। सारी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के बाद जो मिनिमम नेट होम सैलरी वो अपने साथ, मिनिमम नेट टेक होम सैलरी या फिर मिनिमम नेट टेक होम पे वो अपने साथ ले जाएगा, उसी को इंश्योर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो गाइस। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं चार्जेस एंड फॉर्मेलिटीज के बारे में। सो देखिए गाइस, बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के चार्जेस जो है वो लेवे किए जाते हैं ऑन द कस्टमर्स। सो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी इन लेविंग द चार्जेस, चाहे वो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हैं, मॉर्टगेज चार्जेस हैं, स्टैंप ड्यूटी है या फिर इंस्पेक्शन चार्जेस हैं। इसके अलावा बाकी सारी फॉर्मेलिटीज जैसे डॉक्यूमेंटेशन, इंस्पेक्शन और कंप्लायंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस, इनके रिगार्डिंग भी ट्रांसपेरेंसी जो है वो एक कस्टमर के साथ मेंटेन करनी पड़ती है बैंक को, सो दैट कस्टमर भी जो है वो बैंक के प्रति लॉयल रहे और एक बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को जो है वो एक्सेल किया जा सके। सो दीज आर दी वेरियस काइंड ऑफ चार्जेस एंड फॉर्मेलिटीज। मूविंग अहेड, अब हम लोग बात कर लेते हैं कस्टमर सेगमेंटेशन के बारे में। सो देखिए, कस्टमर्स को जो है वो अलग अलग सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, सो दैट अलग इंडिविजुअल कस्टमर सेगमेंट की जो रिक्वायरमेंट्स है उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिलीवर या डिजाइन किया जा सके। अब देखिए, जो कस्टमर्स की सेगमेंटेशन है वो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इनकम के लेवल के ऊपर हम लोग जो है वो कस्टमर्स को सेगमेंट कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो सेगमेंटेशन बनती है दैट इज मास मार्केट, मास एफ्लुएंट और सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट। अब देखिए, इनकम के अकॉर्डिंग कैसे हम लोग जो सेग्रीगेट कर रहे हैं, ऐसे इंडिविजुअल जिनकी इनकम 2 से 10 लाख रुपए पर एनम है उनको मास मार्केट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना गया है। 10 से 50 लाख रुपए जिनकी पर एनम इनकम है उनको मास एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। 50 to 400 लाख जिनकी इनकम है पर एनम उनको जो है वो सुपर एफ्लुएंट कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। इसी तरह से 400 to 4000 लाख पर एनम जिनकी इनकम है, एनुअल इनकम है, उनको हाई नेटवर्थ कस्टमर सेगमेंट का पार्ट माना जाएगा। सो ये हम लोगों ने देखा कस्टमर्स को इनकम के बिहाफ पे जो है किस तरह से सेगमेंट किया जा रहा है। अब जब भी कस्टमर्स की सेगमेंटेशन की जाएगी गाइस, तो वहां पे कुछ फंडामेंटल अजम्पशंस हम लोग करते हैं which helps the bank to develop the suitable product for the customers। अब क्या वो फंडामेंटल assumptions हैं? सबसे पहले की भी देखिए, कस्टमर्स आर डिफरेंट सो देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट assumption क्या रहती है कि कस्टमर्स कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर नीड pyramid, इनकम, एज, ज्योग्राफी एंड प्रोफेशन। सो इनकम के बेसिस पे हम लोगों ने अभी सेगमेंटेशन को देखा। इसके अलावा एज, ज्योग्राफी और प्रोफेशन के बेसिस पे भी हम लोग जो है वो कस्टमर्स को सेगमेंट करते हैं। अलॉन्ग विद दिस, नीड pyramid इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द कस्टमर सेगमेंटेशन। अब ये नीड pyramid क्या होता है, इसको हम लोग जो है वो आने वाले सेशंस के अंदर इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट assumption इज
प्रोडक्ट कैन बी डेवलप्ड फॉर अ सिंगल और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स। अब जरूरी नहीं है कि जब भी कस्टमर की सेगमेंटेशन की जानी है तो इन सारे एलिमेंट्स को हम लोगों ने कंसिडरेशन में लाना है। वी कैन सेगमेंट आवर कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट एज वेल। जैसे हम लोगों ने इनकम के बेसिस पे देखा, ऐसे ही एज के बेसिस पे भी हम लोग जो है कस्टमर्स को सेगमेंट कर सकते हैं और फिर उस अकॉर्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज को डिजाइन या फिर डिलीवर किया जा सकता है। सो दीज आर दी फंडामेंटल assumptions with respect to the customer segmentation. Moving ahead, now try to answer this question, guys. Which among the following statement is correct with respect to the quantum of loan provided by the bank? Your statements are: quantum considered is 12 times the monthly income on loan for personal expense. Statement 2 is quantum considered is 4 times the annual income for vehicle loan. Third statement is quantum considered is 48 to 60 times the monthly income for the purpose of housing. तो क्वांटम ऑफ लोन के रिगार्डिंग यहाँ पे जो है वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। योर ऑप्शंस आर 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 itself. So what would be the right answer here? क्या सही ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इटसेल्फ। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि क्वांटम ऑफ लोन का मतलब क्या है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोन कितना ग्रांट किया जा सकता है। सो पर्सनल एक्सपेंस के केस में 12 टाइम्स द मंथली इनकम, व्हीकल लोन के केस में 4 टाइम्स द एनुअल इनकम, दिस इज द कैच हियर गाइस। और इसके अलावा हाउसिंग लोन के केस में 48 टू 60 टाइम्स द मंथली इनकम जो है वो मैक्सिमम क्वांटम ऑफ लोन कैन बी ग्रांटेड टू द कस्टमर। दैट इज वाई ऑप्शन डी विल बी द राइट वन हियर। मूविंग अहेड, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कस्टमर सेगमेंट हुज इनकम लेवल इज बिटवीन 10 lakh to 50 lakh is referred to as mass affluent, super affluent, high net worth customer या फिर mass market customer segment. So what will be the right answer here? The right answer will be option number A, that is mass affluent customer segment का जो है वो पार्ट बनेंगे। अभी हम लोगों ने कस्टमर सेगमेंट को देखा, कस्टमर्स को किस तरह से सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम लेवल, उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे सेशन गाइस। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत लग रही है कि भाई यू नीड अ गाइडेंस विद रिस्पेक्ट टू योर जैब एग्जामिनेशन, सो यू कैन रेफर टू द मास्टर कोर्स विच इज बीइंग लॉन्च्ड बाय द एड्यूटैप, जहां पे आप लोगों को हर एक इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो है वो कंसेप्ट क्लासेस, लाइव क्लासेस, शॉर्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग जो है वो इस पर्टिकुलर मास्टर कोर्स को जब अवेल करेंगे, यू कैन यूज दिस कोड एज वेल JAIIB 775, जहां से आप लोगों को जो है वो फ्लैट 75% का डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा। सो यू गाइस कैन हैव अ लुक ऑन दिस मास्टर कोर्स अगर आप लोगों को किसी भी तरह की गाइडेंस की जरूरत लगती है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। थैंक यू, जय हिंद।